तो राधे राधे साथियों। और ये हमारे दिसंबर की वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास है। इसमें दिसंबर का दूसरा वाले वीक का हमारा ये दूसरा वाला पार्ट है। पहला वाला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो अच्छा प्रश्न है और खास तौर पे राजस्थान जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान सरकार अब हर साल किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएगी। तो आपको याद रखना है 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। और ये घोषणा अभी कहाँ पे की थी भाई, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उन्होंने ये घोषणा की थी कि 10 दिसंबर को हम प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाएंगे। अभी हमने पढ़ा था मोदी जी ने राजस्थान की कैपिटल जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया था, इसका उद्घाटन किया था और वहीं पे इसकी घोषणा हुई थी। अच्छा, ये तो हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न हो गया। इसी तरह से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि जो अगले साल 2025 में जो हम 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे, कहाँ पे आयोजन करेंगे? उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी थीम भी है एक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी 30 झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ महतो चुने गए हैं। और इससे पहले भी ये 5वीं जो झारखंड विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे। तो आप कह सकते हो कि इस तरह से वे लगातार 2 कार्यकाल के लिए विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने वाले यहाँ के पहले व्यक्ति है। रविंद्रनाथ महतो इनका नाम है। और ये हम सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि अभी किसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अर्थ चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा माधव गॉडगिल को। तो ये एक फेमस भारतीय पारिस्थितिकीविद यानी कि इकोलॉजिस्ट है, नाम याद रखना है माधव गॉडगिल। और इन्हीं को 2024 का ये अर्थ चैंपियन पुरस्कार मिला है। जो कौन देता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम देता है। और ये जो पुरस्कार है ना, अर्थ चैंपियन पुरस्कार, ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इन्हें ये पुरस्कार भारत के 4 ग्लोबल बायोडायवर्सिटीज हॉट स्पॉट में से एक पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए मिला है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? इनका नाम याद रखना है और कौन सा पुरस्कार मिला है ये याद रखना है। वैसे टोटल 6 लोगों को मिला है, जिसमें से 5 व्यक्ति हैं और एक संगठन है। तो सबकी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। मिस्र का ये एक संगठन है सेकेम नाम से, बाकी सारे एक ब्राजील के व्यक्ति हैं, चीन के, एक अमेरिका के, एक रोमानिया और एक भारत के। तो हमारे एग्जाम के लिए यही वाला नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। किस कैटेगरी में अगर पूछ लेगा तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी भी याद रख लेना। ये इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्टैटिक देख लो, स्थापना होती 1972 में, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? तो इसको जापान ने जीत लिया है। बात कर रहे हैं यहाँ पे हम एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की 20वां संस्करण था। विजेता रहा जापान, दूसरी बार ये टाइटल जीता है। अभी जापान ने किसको हराया? साउथ कोरिया को हराया है। हुआ कहाँ पे? ये भारत में हुआ, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। तो ध्यान रखना कौन सा चैंपियनशिप है, कौन सा एडिशन है, किसने जीता, किससे हराया और कहाँ पे हुआ, सब बता दिया मैंने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अभी अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस ये कब मनाया गया? इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। तो हर साल ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम भी है एक स्थायी भविष्य के लिए पर्वतीय समाधान, नवाचार, अनुकूलन और युवा। इंग्लिश में भी इसकी थीम लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। और एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाला प्रश्न भी देख लेते हैं एक बार। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 आई है। भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर है? तो आईआईटी दिल्ली भारत में टॉप पर है। पूरी इस लिस्ट में बात करेंगे तो आईआईटी दिल्ली 171 नंबर पर है। और वैसे इस पूरी लिस्ट में आप देखोगे तो, और वैसे इस लिस्ट की अगर बात करें तो इसका ये तीसरा एडिशन है, तीसरी बार जारी हुई है। और इस पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कनाडा में है। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा राहुल नार्वेकर। और महाराष्ट्र के अभी नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? देवेंद्र फडणवीस बन गए हैं। ये आपको याद रखना है, राहुल नार्वेकर याद रखना। महाराष्ट्र 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के अभी ये अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये भी देखो, सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी एक रिपोर्ट आई है टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 नाम से। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इस पूरी लिस्ट में भारत की 3 कंपनियां शामिल है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस लिस्ट में 43 नंबर पर है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 67 पे, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94 नंबर पर है। टॉप 100 की ये लिस्ट है। भारत की 3 कंपनियों की सूची मैंने आपको बता दी है। इस लिस्ट में 3 है भारत की कंपनियां। पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन सी कंपनी है? तो लॉकहीड मार्टिन है, जो अमेरिकी है। तो प्रश्न में भी यही पूछा था, भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और ये कौन से नंबर पर है? तो 43 नंबर पर है, मैंने आपको बता दिया। इसका हेडक्वार्टर याद रखना कहाँ आपको मिलेगा? बेंगलुरु में मिलेगा, और अभी इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था। आप बताइए कौन से नंबर की ये भारत की नवरत्न कंपनी बन गई है? हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किस भारतीय मंदिर को यूनेस्को पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अभेद्य सहायेश्वर मंदिर। और ये है कहाँ पे? ये भी मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु में ये आपको मिलेगा। तमिलनाडु के थुक्काची में है ये अभद्र सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना, एक तो इसको, और एक मुंबई में जो बीजेपीसीआई संरक्षण परियोजना है। इन दोनों को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अभी यूनेस्को के एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। एक्चुअली में पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में टोटल 8 परियोजनाओं को सम्मानित किया गया, उसमें से ये 2 भारतीय हैं, जिन्हें सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अभी 2024 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तो एक मंदिर परियोजना है, तमिलनाडु में है, याद रखना। बीजेपीसीआई का मतलब क्या हो गया? सर बायरमजी जीजी भॉय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। मतलब इसे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। और अगर यूनेस्को की स्टैटिक देखो तो देख लो एक बार, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में पेरिस फ्रांस में, हेडक्वार्टर आंद्रे उजाले इसके डायरेक्टर जनरल जो फ्रांस से हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, अभी जो पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 है, ये कहाँ पर हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इंग्लिश में बोलोगे तो फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2024 की हम बात कर रहे हैं, अभी ये नई दिल्ली में हुआ है। अच्छा, मैंने डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में एक प्रश्न आपसे पूछा था, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पे बनेगा? तो फिर आपको याद रखना होगा, आंसर होगा इसका लोथल, जो कि है गुजरात में। और इस सम्मेलन में 4 राज्य सरकारों ने हिस्सा लिया, गुजरात, गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश ने। इस सम्मेलन का उद्देश्य था देश की समृद्ध समुद्री विरासत को उजागर करना। तो इतना सा याद रखना कौन सा सम्मेलन है, कहाँ पे हुआ। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन देहरादून में हुआ है, याद रखना। इंग्लिश में बोलोगे आप इसे, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 10वां एडिशन था, जो भी देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही किया है, और 10वां एडिशन था, याद रखना। थीम क्या है? डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। पिछला जो संस्करण है 2022 में हुआ था गोवा में, हर 2 साल में ये होता है। पहली बार 2002 में हुआ था केरल के कोच्चि में, अभी उत्तराखंड देहरादून में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, हमारे लिए गर्व की बात भी है, और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी सबसे युवा शतरंज जो विश्व चैंपियन है वो कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर तो आप सबको याद होना चाहिए, डी गुकेश, तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 की, जो हुआ कहाँ पे? सिंगापुर में हुआ। फाइनली इसको जीत लिया है डी गुकेश ने, और इस तरह से वो इसे जीतने वाले, आप कह सकते हो, दूसरे भारतीय बन गए हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद उन्होंने इस चैंपियनशिप को 2012 में जीता था, और उनके बाद अब डी गुकेश ने जीता 2024 की ये चैंपियनशिप, और वे सबसे युवा चैंपियन भी बन गए हैं, क्योंकि इनकी उम्र है मात्र 18 वर्ष। तो सबसे युवा चैंपियन ये बन गए हैं इसको जीतने वाले। फाइनल में इन्होंने हराया था डिंग लेरेन को, जो कि लास्ट टाइम के चैंपियन रहे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न, याद रखना। अगला देखते हैं। डिंग लेरेन पे अगर आप जानना चाहोगे किस देश के, ये चाइना के चेस प्लेयर है। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, टाइम मैगजीन या अमेरिकी मैगजीन है, और अभी इसने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? तो सही उत्तर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, इससे पिछले साल किसे चुना था? टेलर स्विफ्ट को चुना था, जो कि एक सिंगर है, और अभी डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, इतना सा याद रखना। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न भी अच्छा है कि 2030 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर नहीं होंगे? प्रश्न तो ये है कहाँ पर नहीं होंगे, तो एक्चुअली होंगे कहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, नहीं है तो फिर अपने आप आ जाएगा। वो तो मेरे को प्रश्न बनाना था इसलिए मैंने नहीं कर दिया। तो देखो इसके हिसाब से आंसर देखोगे तो सऊदी अरब हो जाएगा। अब मेन काम की बात करते हैं, वो सुनो।
कहाँ पर होंगे ये हम बात कर लें तो 3 जगह पे होंगे, स्पेन में, पुर्तगाल और मोरक्को में होंगे। ये 2030 वाले की हमने बात की है। अभी मैं आपको पहले ये बता दूं, ऐसे याद हो जाएगा आपको, इससे संस्करण भी याद आ जाएंगे। एडिशन भी 2022 वाला 22वां संस्करण था, जो कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था। लाइव जिसका शुभंकर था, अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके, वो सब आपको याद हुआ है, रटा हुआ है। अब जो अगले वाले 4-4 साल में होते हैं, 2026 में होंगे अगले वाले, 23rd नंबर का एडिशन होगा। ये कहाँ पे होंगे, ये 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। उसके बाद 4 साल बाद 2030 में होंगे, ये 24th नंबर का एडिशन होगा, जो हमने देखा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होंगे। फिर उसके अगले 4 साल बाद 2034 में होंगे, वो कहाँ पर होंगे, वो सऊदी अरब में होंगे, वो 25th नंबर का एडिशन होगा। इस तरह से ये ऐसे याद रखो और ये ऐसे ही याद होगा। ये तो मैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूँ, ये रिवाइज कराता हूँ। इस बार ये नया वाला हमने देखा, इसकी घोषणा हो गई है, तो ये नया वाला याद रखना। बाकी तो आपको याद है, अगर डेली आप क्रिक एग्जाम चैनल पे मुझसे करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो मैंने इतनी बार आपको रिवाइज करा दिया। अगला देखते हैं, चलो। अगला प्रश्न भी अच्छा है, स्पोर्ट्स से ही है कि अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट यानी कि तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा शाहीन शाह अफरीदी बन गए हैं, और ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। शाहीन शाह अफरीदी का नाम याद रखना है। अभी तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज ये बन गए हैं, और आप कह सकते हो कि वो ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं। 24 साल 248 दिनों की उम्र में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में आपसे, नाम याद रखना, क्या कारनामा किया ये याद रखना, किस देश के हैं ये याद रखना, 3 बातें याद रखो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ही। देखो, जो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास होती है ना, वैसे पुराने स्टूडेंट्स को तुम बता चुका हूं, अगर कोई नए देख रहे हो तो उनको हल्का सा बता दो। यहाँ पे फुल डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो वीकली और मंथली आती है उसमें डिटेल तो मैं बताता हूँ, लेकिन जो काम की डिटेलिंग पॉइंट होते हैं ना, वही बताता हूँ कि ये पॉइंट ध्यान रख लो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो वन लाइनर रिवीजन आता है उसमें डिटेल होता ही नहीं, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देते हैं, फटाफट रिवीजन करते हुए चलते हैं, एकदम सुपर फास्ट की तरह। और ये क्लास उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहती है जो डेली वाली या वीकली मंथली वाली देखते हैं। कोई एकदम से, वो तो कोई स्टूडेंट ये भी नहीं देख रहा, वो ये भी नहीं देख रहा, डायरेक्ट इसको देखेगा स्टूडेंट तो उसको पता ही नहीं लगेगा वो क्या है। इन क्वेश्चन आंसर का पोस्टमार्टम तो हम यहाँ कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ हम डीप में नहीं जाते। अगला देखते हैं, चलो। देखो, अगला प्रश्न भी स्पोर्ट का है कि अभी नवंबर महीने के लिए अभी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो ये भी एक पाकिस्तानी है, नाम है हारिस रऊफ इनका नाम है। वहीं महिलाओं में अगर बात करें तो डैनी वॉट हॉज है, ये इंग्लैंड से है, ये ध्यान रखना। आईसीसी के भी नए चेयरमैन या सबसे युवा चेयरमैन बन गए कौन, जय शाह, ये एक भारतीय है, ध्यान रखना। और ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अभी किसे 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यबाला। याद रखेंगे, बाला, उबाला, उबाला तो सूर्यबाला। लेखिका सूर्यबाला है। इनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए, जो 2018 में आया था, ये इन्हीं का उपन्यास है, नॉवेल है, और इसी के लिए इनको ये 34वां व्यास सम्मान मिला है, 2024 के लिए दिया गया है। किस राज्य से बिलोंग करती है, तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। ये जो व्यास सम्मान है कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, कोई सम्मान जैसे न्यूज में है तो रिसेंटली वाला एग्जामिनर चालाक होता है, चालाकी दिखाता है, इस बार का नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा पहली बार किसे दिया गया था, लास्ट एडिशन किसे दिया गया था, तो वो भी देख लो। पहली बार 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था, और आखिरी जो एडिशन था 2023 वाला 33rd नंबर का एडिशन, वो पुष्पा भारती को मिला था, यादें यादें और यादें के लिए। ठीक है, तो अभी वाला लास्ट एडिशन, पहला एडिशन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया एग्जाम के हिसाब से, तो एक एक चीज ध्यान रखना है इसकी। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये कब मनाया जाता है। हर साल 12 दिसंबर को मनाते हैं, ये याद रखना। थीम भी है हेल्थ इट्स ऑन द गवर्नमेंट। 12 दिसंबर को एक और दिवस होता है, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस, ये भी ध्यान रखना। 12 दिसंबर को ये 2 दिवस हो गए हैं। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पे पूछ रहे हैं कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो जैसा देश वैसा भेष वाली बात है, वैसा ही नाम है, फ्रांसवा इनके नाम में आ रहा है, फ्रांसवा बरुआ। फ्रेंकोइज मत पढ़ना इसको, है ना, फ्रेंकोइज मत पढ़ना, इसका सही प्रोनाउंसिएशन फ्रांसवा ही है। ये मैं आराम से खोजबीन करके आपको बता रहा हूँ। मुझे पता है आप कहोगे कि मेरे को अंग्रेजी तो आती नहीं है, मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, फिर मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं आराम से सर्च करा है मैंने, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं,
उसके बाद आपको बता रहा हूँ, गलत जानकारी नहीं दूंगा। फ्रांसवा बोलेंगे, बहुत सारी जगह फ्रेंकोइज बताया जाएगा, वो गलत है ना। तो फ्रांस से ही नाम बहुत आसान हो जाएगा आपको याद रखना, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो याद रखना। वैसे यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। पेरिस यहाँ की कैपिटल है। करेंसी होती है यूरो। फिर अगले में पूछ रहे हैं किस देश के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये पाकिस्तान के ही है। पाकिस्तान के अभी तक लगातार जो 3 मैंने आपको नाम बताया ना, तीनों के नाम याद रखना, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। एक को अभी नवंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था नवंबर के लिए, और एक तीनों फॉर्मेट में सबसे युवा बन गए हैं 100 विकेट लेने वाले, वो और ये 3 पाकिस्तान के खिलाड़ी हो गए। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फोर्ब्स ने जो दुनिया के सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की थी, उसमें कितनी भारतीय हैं? तो 3 भारतीय शामिल है। पूरी लिस्ट में आपको शो कर देता हूँ, देखो। पहले तो इस लिस्ट में पूरे पहले स्थान पे कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन है। और ये है कौन? तो यूरोपियन कमीशन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष प्रेसिडेंट है। और किस देश से आती है तो वो भी मैं आपको बता दूं, बेल्जियम से बिलोंग करती है। बेल्जियम से बिलोंग करती है। फिर भारतीयों की बात करते हैं, तो ये 3 भारतीयों के नाम मैंने लिख दिए। देखो 28वें स्थान पे निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री, 81 नंबर पे है रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि HCL कंपनी की CEO है। और बायोकॉन के जो संस्थापक हैं किरण मजूमदार शो, वो 82 नंबर पर है। ये तीनों भारतीय इस लिस्ट में, याद रखना। फिर अगले में पूछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी किस देश के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है? तो नेपाल को। और ये 1950 से ये परंपरा चली आ रही है कि हम उनके आर्मी चीफ को और वो हमारे आर्मी चीफ को मानद रैंक से, जनरल रैंक से सम्मानित करते आ रहे हैं। तो नेपाल के सेना प्रमुख का नाम भी एक बार देख लो, याद रखने लायक है, अशोक राज सिंहदेले। कुछ समय पहले ये नए बने थे, तब भी मैंने इनका नाम आपको बताया था। और हमारे आर्मी चीफ भी नए बने अभी, उपेंद्र द्विवेदी उनका नाम है, ये भी ध्यान रखना। तो अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, और ये प्रश्न अभी एग्जाम में आ चुका है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो आ चुका है, ये नहीं आया, जो बताऊंगा वो आया है। तो क्या है प्रश्न, पहले देखो। किस भारतीय फिल्म ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड को जीता है? तो आंसर हो जाएगा द कुम्बाया स्टोरी। तो ये एक भारतीय फिल्म है, याद रखना, द कुम्बाया स्टोरी। और इसे 13वें TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अभी पुरस्कार जीता है। ये कार्यक्रम अभी लंदन में हुआ था। इस मूवी की डायरेक्टर भी पूछी जा सकती है, निवेदिता बनर्जी है। ये तो करंट अफेयर्स का पॉइंट हो गया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो एग्जाम में प्रश्न आया था वो ये आया था कि अभी ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये किसकी मूवी है, ये फिल्म किन्होंने बनाई है? तो पायल कपाड़िया ने बनाई है। अब पायल कपाड़िया से ही संबंधित प्रश्न आया था। एक्चुअली ये फिल्म 2 कारण से न्यूज में थी। एक कारण तो अभी हमने पढ़ा था कि अभी इसी फिल्म के लिए पायल कपाड़िया को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है, और ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय बन गई है। उसके अलावा अभी 2024 में ही 77 नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें इनकी इसी फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था। अभी जो BPSC का एग्जाम हुआ था उसमें इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आया था। कौन सा आया था वो तो आप ही लोग बताएंगे, है ना। मुझे ये ध्यान है कि पायल कपाड़िया का ये वाला प्रश्न आया था, कौन सा आया था वो आप बताना मुझे। और लापता लेडीज आप जानते ही हो, अभी 97 नंबर के जो ऑस्कर हैं जो अगले साल होंगे 2025 में, उसके लिए ये भारतीय फिल्म है, इसको चुना गया है। बाकी इसकी डायरेक्टर भी याद रखना किरण राव है। और गुलमोहर नाम, चलो ये मैं प्रश्न आपके लिए डाल देता हूँ। गुलमोहर जो मूवी है ये भी अभी न्यूज में थी, ये क्यों न्यूज में थी बताइए। अगला देखते हैं हम। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए अगले प्रश्न में कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना शुरू की गई, इसके अंतर्गत महिलाओं को हर महीने कितने रुपए मिलेंगे? तो याद रखना 1000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 1000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली की इस योजना में क्या नाम है? महिला सम्मान योजना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि चौथा जो ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल होगा वो कहाँ पर होगा? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में होगा ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल। ये 2025 में होगा, जनवरी में होगा, चौथा एडिशन होगा। अरुणाचल प्रदेश में जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं AI वीडियो जनरेटर जिसका नाम है सोरा, इसको किसने लॉन्च किया? ओपन AI ने। खास बात क्या है, टेक्स्ट से आप वीडियो को जनरेट कर सकते हैं। कितना पिक्सल रेजोल्यूशन है? 1080। इतना रेजोल्यूशन का ये हाई क्वालिटी वाला वीडियो बना के दे देगा। 20 सेकंड की उसकी लंबाई होगी।
आप टेक्स्ट मतलब टाइप करोगे और वीडियो वैसा बन के आ जाएगा। सोरा नाम है, ओपन एआई ने बनाया है, याद रखना। और ये वाला प्रश्न भी देख ही लो एक बार कि अभी गीता जयंती कब मनाई जाती है, याद रखना 11 दिसंबर को। और गीता जयंती के मौके पर अभी किस स्थान पर सामूहिक रूप से गीता के पाठ करने का विश्व रिकॉर्ड बना, तो ये भोपाल में बना है। और कितने लोगों के द्वारा बनाया गया, तो 7,000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया भोपाल में, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल इसे कर लिया गया है। ये कुछ और रिकॉर्ड मैंने आपको बताए थे जो अभी न्यूज में थे, एक बार आप देख सकते हैं इनको भी। तो ये भोपाल में बनाए, ये आप ध्यान रखना। बाकी यहीं पे हमारा ये सेशन समाप्त करते हैं। ये हमारा दिसंबर का दूसरा वाला वीक का दूसरा वाला पार्ट था। बाकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिन्होंने नहीं देखे हैं पहले वाले पार्ट वो जा करके देख लीजिए। और मैं टुकड़ों पे ये आपको क्यों दे रहा हूँ वो ऑलरेडी पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बताना कोई तंत वाली बात नहीं है। अगर नए स्टूडेंट भी है तो पहले वाले पार्ट आप देखोगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस तरह से आपको क्यों दे रहा हूँ। ऐसे आपको क्या ज्यादा बेनिफिट है दूसरी जगह पढ़ने से, जहाँ एक वीडियो में आपको सारा चीज दे देंगे, उससे ये बेहतर क्यों है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। समझने वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले कितना ही समझा लो नहीं समझेंगे। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करके अपने इस वीडियोस को मुझे सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू। और इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके अपने इस चैनल को, इन वीडियोस को मुझे सपोर्ट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।